नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ रवि और हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी कथा नंबर 6, जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं और वो कंटिन्यू रखेंगे सुबह और शाम हो सके तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट कैसा है, मार्केट को कैसे समझते हैं। पहले 15 मिनट हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और जनरल अंडरस्टैंडिंग लेके कि मार्केट कैसे काम करता है, और फिर लास्ट में 15 मिनट में कथा का चिंतन करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन और आंसर लेंगे। तो अभी आज संडे का दिन है तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि मार्केट आगे क्या रहने वाला है, वो हमने ऑलरेडी आगे के वीडियो में बता दिया है। तो अभी कुछ यूएस मार्केट में या इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल नहीं चल रही है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल रह सकता है मार्केट। पहले मंडे को शायद मार्केट को ऊपर जाए या फिर घट भी सकता है, कुछ प्रेडिक्ट अभी करना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि मोदी जी फिर से 400 पार हो जाएंगे और इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में कौन से, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो इस टॉपिक का आंसर ये होता है कि अगर आप कितने साल से आप मार्केट में हो, अगर आप 5, 6, 7 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या 3, 4 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, कौन से स्टॉक चलते हैं, कौन से स्टॉक नहीं चलते, वो सब आपको पता चल गया है, तो आप और आपको ये भी पता चल गया है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन ज़्यादा रिटर्न देते हैं आपके पोर्टफोलियो से हिसाब से, कौन से रिस्की स्टॉक्स होते हैं, कौन से स्टॉक्स सेफ़ होते हैं, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने से पहले अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो या फिर मुझे कौन से स्टॉक अच्छे लगते हैं एनालाइज़ करने के लिए अगर कुछ देखना हो या म्यूचुअल फंड देखना हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हो। और दूसरी बात बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, मुझे लगता है कि अभी 3-4 सालों से आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छा रिटर्न आ रहा है। मतलब पहले क्या होता था, 10-15% रिटर्न मतलब इनफ होता था। म्यूचुअल फंड वाले बोलते थे कि ये अपना रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है। और म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग वो लोग इन्वेस्ट करते थे जिसको मार्केट की समझ नहीं है, या फिर जिसके पास बहुत सारा पैसा है पर उसको मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जिसको मार्केट की समझ है वो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि बहुत सारे रिटेलर्स, इंडिया की आम पब्लिक और एनआरआई लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि कोविड के बाद इतना बड़ा वेव आया है कि लोग पैसे डालते ही जा रहे हैं। मतलब ये कैसी इफ़ेक्ट हो गई है पता है, माउथ टू माउथ मार्केटिंग। तो ये और ज़्यादा लोग पैसा डाल रहे हैं, एक्सपोनेंशियली पैसा डाल रहे हैं, और इसकी वजह से म्यूचुअल फंड भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देने लगे। तो उस हिसाब से आपको मार्केट को समझना होगा। तो मुझे लगता है अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए से आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको मार्केट की पकड़ है तो मैं बोलता हूँ 50-50% करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 100% श्योर हो जाए कि नहीं, मुझे स्टॉक्स कौन सा इन्वेस्ट करना चाहिए वो सब समझ में आ गया है, तभी मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको स्टॉक्स मार्केट की समझ होती है, इन्वेस्टिंग की समझ होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तुम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लोगे। आपको एक्सपेक्ट होगा कि मुझे 50% रिटर्न आएगा या 2 गुना 3 गुना ऐसा रिटर्न आएगा स्टॉक्स में, 15-20 स्टॉक्स का या 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो लिया है स्टॉक्स वही नहीं चलते, और फिर 1 साल तक आप वेट करते हो और फिर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हो। तो क्या होता है कि आपका 1 साल का रिटर्न चला गया। तो ऐसा सही रहेगा कि कभी कभी क्या होता है कि 1 साल में रिटर्न नहीं आता है, फिर आपने जब सारे स्टॉक्स बेच दिए फिर उसमें रिटर्न बनता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आप बहुत सालों से मार्केट में है तो आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी स्टॉक्स में अर्निंग्स आती है तो थोड़ा सा वो डाउन भी जाता है और फिर साइडवेज भी जाता है और फिर ऊपर जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अर्निंग्स आ रही है अच्छी 20-30% से ऊपर अर्निंग्स आ रही है तो वो ऊपर ही भागता चला जाएगा। उसमें ये सब समझने के लिए आपको बहुत ही रिसर्च करना पड़ेगा। आपको हर रोज़ उस स्टॉक के बारे में न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करता है, कौन से ईयर में कौन से महीने में वो नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, वो सब भी इफ़ेक्ट आपको देखना पड़ेगा। ये सब भी देखना पड़ेगा कौन से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें हैं,
इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड सेफ होता है कंपैरेटिवली डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अगर सेकंड टॉपिक में बात करें कि सब लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप किस में इन्वेस्ट करें, मतलब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें या कौन से म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ये सब बातें मैं जो कर रहा हूँ, मैं वो मुझे क्या पसंद आता है उसकी मैं यहाँ पे बात करूँगा। आपको इसको समझना है कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। अगर आपको जब इन्वेस्टिंग में समझ नहीं है और आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ सकते हो। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पैसे हो गए तो मैं स्मॉल कैप में या मिड कैप में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ 200 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो छोटा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न बने। तो तब तक आप स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्ट रह सकते हो जब तक कोई बड़ी इवेंट नहीं होती। जैसे कि पैंडेमिक आया था 2008 में, बैंकिंग क्राइसिस आया था, लेहमैन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, या 2000 में .com बबल हुआ था। अगर क्या होता है कि आपको तब तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना है स्मॉल कैप, मिड कैप में, जब तक कोई बड़ा क्रैश नहीं होता। जब बड़ा क्रैश आएगा तब आपको उसी वक्त, आपको पहले 1, 2, 3 या मैक्सिमम 1 वीक में पता चल जाता है कि अभी मार्केट डाउनफॉल हो रहा है, और सब जगह पे न्यूज़ फैल जाती है कि इस वजह से मार्केट डाउन हो रहा है। तो आपको उसी वक्त आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम लंबा चलने वाला है, 2-3 महीना, 5-6 महीना या 1 साल, तो आपको 2-3 महीने के लिए पैसे निकाल देने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई घर पे ऐसे डोर पे नॉक करने के लिए आएगा कि देखो अभी बेयर मार्केट आया है तो आपको पैसे निकाल देने हैं। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि आपको स्टॉक्स मार्केट का एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत सालों से काम कर रहे हो, तो आपको उस वक्त पैसे निकाल देने हैं, और फिर जब सब कुछ ये पूरा का पूरा आग फैला है, वो पूरी की पूरी आग सम जाए, ख़त्म हो जाए, तब उसके बाद लोग फिर से पैसा डालना शुरू करेंगे। उसके 1 हफ्ते के बाद जब आपको लगे कि नहीं सब जगह से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तब आपको फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको 20 या 30% का जो डाउनफॉल यूजुअली बेयर मार्केट का होता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डाउनफॉल से आप बच जाओगे। और उस वक्त जो आपने 20-30% पैसा कम खोया, तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए लार्ज कैप में क्या होता है कि लार्ज कैप में पैसा ज़्यादा नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। पर जब बेयर मार्केट आता है, जैसे कि आपके पास 100-200 करोड़ रुपया है और आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है, तो क्या होगा कि जब बेयर मार्केट आएगा, मतलब बेयर मार्केट का ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने के लिए आए, 3 महीने के लिए आए या 1 साल के लिए आए, ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तो पहली बात यह है कि लार्ज कैप के जो भी स्टॉक्स होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं वो डाउन कम होते हैं कंपैरेटिवली स्मॉल कैप एंड मिड कैप, क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में लिक्विडिटी कम होती है, तो कोई लेने वाला नहीं मिलता जब सब लोग बेचते हैं, तो उसकी वजह से सर्किट पे सर्किट लगते हैं। लार्ज कैप में यूजुअली लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, शेयर्स ज़्यादा होते हैं, लेने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपका लार्ज कैप फंड यूजुअली कम डाउन होता है। तो आपका 100-200 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आप खुश रह सकते हो कि मुझे 10-15-20% का रिटर्न आया तो मैं खुश रहूँगा। अभी क्या हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, म्यूचुअल फंड में भी 70%, 80%, 50%, 40% ऐसा रिटर्न आया है। तो सबको क्या हुआ है कि शेर ने खून का स्वाद चख लिया है, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा हो गया है। तो आपको उस हिसाब से मार्केट को समझना चाहिए और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है और आप रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप, मेरे लिए मुझे स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे बड़े पैसे बनाने हैं। तो इसी वजह से उस तरह से आपको सोचना चाहिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि कभी कभी मैं सुनता हूँ कि किसी के पास 40 करोड़, ऐसे कुछ फ्रेंड्स की स्टोरीज़ मैंने सुनी है कि रवि तू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो तू उससे पहले मैं याद दिला दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैंने लिंक दे दिया है नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर मेरा स्टॉक्स या मुझे कौन से म्यूचुअल फंड पसंद आते हैं वो देखना है तो आप देखने के लिए वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन्वेस्टिंग करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मिले। फिर हाँ, हम बात कर रहे थे, मेरा एक फ्रेंड है जो 40 करोड़ उसके पास होते हैं और वो पूछता है कि अगर मेरे पास 40 करोड़ हो और मुझे उसका 200 करोड़ बना देना है तो मैं 2-3 साल में बन जाएंगे। तो जवाब है हाँ, बन सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। समझ में आया? दुनिया में कोई भी काम होगा वहाँ पे कोई गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती कि देखो बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो या गोल्ड मार्केट
या कॉमोडिटीज़ हो या कहीं पे भी आप इन्वेस्टिंग करो, कोई अगर आपको बोले कि हाँ 100% मैं इतना तो रिटर्न दूंगा ही, समझ में आया? इंटरेस्ट मिलना वो अलग बात होती है, इंटरेस्ट फिक्स होता है। जैसे कि बैंक बोलती है कि मैं 8% या इतना इंटरेस्ट दूंगा आपको, तो वो आपको लिख के देते हैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में जो बोलते हैं कि मैं इतना % रिटर्न दूंगा, वो अगर आपको बोलते हैं तो आपको सावचेत हो जाना चाहिए कि ये आपको बहका रहा है, कोई गारंटी नहीं होता। हाँ 40 करोड़ से 200 करोड़ बन सकता है 2-3 साल में, पर आपने स्टॉक्स कैसे चुने हैं, आपने म्यूचुअल फंड कैसे चुने हैं और मार्केट कैसे परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड करता है। 40 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप स्टॉक्स में तभी इन्वेस्ट करो जब आप कोई स्टॉक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू जा रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है। और अगर आपको लगता होगा कि मैं 5-10 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और आप अपने हिसाब से कुछ पोर्टफोलियो बना लेते हो 20-25 स्टॉक्स का, और कुछ स्टॉक्स चल जाते कुछ नहीं चलते, क्योंकि 40 करोड़ का पोर्टफोलियो में जब 25 स्टॉक्स होते हैं ना, तो उसको निकालने के लिए, ये बहुत बड़ी अमाउंट को निकालने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से आप बेच नहीं पाओगे। और तो आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा व्यू रखना पड़ेगा, 2-3 साल के लिए कोई भी स्टॉक्स लो उसका व्यू ऐसा होना चाहिए कि 2-3 साल का हो। और दूसरी बात ये है कि आप 40 करोड़ का 200 करोड़ तब होगा जब आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादातर कंपैरेटिवली लार्ज कैप से जो हमने बोला ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप्स में क्या होता है कि वो कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता, ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैनेजमेंट लोग करते नहीं हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पैसे फंस गए, जैसे कि कोई स्टॉक्स ले लिया और वो नहीं चला, वो क्वार्टरली पहले अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था अब नहीं दे रहा है, तो सब लोग बेचने लगेंगे। और अगर आपने वो एक शेयर 2-3 करोड़ का ले लिया है, तो जब आप बेचने जाओगे तो सर्किट पे सर्किट लगेगी, और जिस भाव से लिया है उस भाव से भी नीचे आपको बहुत नीचे बेचना पड़ेगा, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ 40 करोड़ अगर आप बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो 40 करोड़ को इन्वेस्ट करने के बाद भी, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें या फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करें, तभी जाके आपके पैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि क्या 80% एक कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा बन सकता है। देखो 80% एक कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि 100%, जैसे कि मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो टेस्ला जो स्टॉक्स कार की कंपनी है, वहाँ पे सब कुछ पैसा लगा के बैठ गए। तो क्या होता है कि यार पैसे बन सकते हैं 80%, पर आपका रिस्क बहुत ही हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास सब कुछ प्रॉपर्टी सब कुछ मिला के 15 लाख रुपये है और सारे के सारे 15 लाख तुमने 80% या 100% किसी एक स्टॉक्स में लगा दिया क्योंकि किसी ने बोला है या आपको पता है, आपने कुछ रिसर्च किया है और आपको लगता है कि ये 1 साल में या 2 साल में डबल या 3 गुना या 4 गुना जो भी होगा हो जाएगा। वो रिस्क बहुत ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे वॉरेन बफेट का एक रूल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वो है कि कभी भी पैसे मत खो। और अगर पैसे खो, पहला रूल है कभी भी पैसे लूज़ मत करो, और दूसरा पहले रूल को कभी मत भूलो। तो 80% जब आप किसी एक स्टॉक में पैसा लगाते हो तो रिस्क बहुत ही हो जाता है। और जब क्या होता है कि आपने जैसे कि आज पैसे लगा दिए 4 जून के पहले 15 लाख रुपये किसी एक स्टॉक्स में लगा दिए या 80% लगा दिए, अगर 4 जून के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आया और 10-15% मार्केट गिर गया, या फिर कुछ 1 महीने 2 महीने या फ्यूचर में कुछ ऐसी इवेंट हुई 5 महीने के बाद जिससे मार्केट 20-30% गिर गया, तो याद रखना आपका पोर्टफोलियो बहुत नीचे जाएगा। और तब आपको समझ में आएगा कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना क्यों ज़रूरी है। ये मिस्टेक मैंने पहले भी किया था, और वो मिस्टेक मैंने किया था डीमार्ट में मैंने सारे पैसे लगाए थे, लेकिन डीमार्ट का आपने देखा होगा कि पी रेशियो बहुत हो गया था, पर मुझे लगता था ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा। लेकिन जब 100 के ऊपर या 80 के ऊपर जब किसी स्टॉक्स का पी रेशियो चला जाता है तो उसको बढ़ने के चांसेस कम हो जाते। पहले क्या होता था कि पी रेशियो, जब मैं कुछ 5-6 साल पहले की बात करूं, जब पी रेशियो है ना 30-40 के ऊपर होता था ना, तो लोग बोलते थे कि महंगा है, या 60 के ऊपर। समझ में आया? अभी क्या हो गया है कि ज़्यादा लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया है कि
70, 80 या 100 के ऊपर हो तब जाके पी रेशियो महंगा माना जाता है। 20-30 का पहले, 10 का या 20 के नीचे हो पी रेशियो तो अच्छा माना जाता था। अभी थोड़ा रिजनेबल हुआ है क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो सस्ते भाव पे कंपनियां मिलनी बहुत कम हो गई है। ये आपको समझना पड़ेगा और इस हिसाब से आपको मैं सजेस्ट करूँगा जितना डाइवर्सिफाई रहोगे उतना आपके लिए सेफ़ रहेगा। और मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफाई करो। ये बात सही है कि किसी एक स्टॉक्स में, जैसे कि मुझे पता चल गया कि पीडीलाइट का स्टॉक, उसकी अर्निंग 40-50% से बढ़ने वाली है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा अनाउंस किया है, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि पोलीकैब स्टॉक अभी 4000 से लेके या 3800 से लेके वो डायरेक्ट चला गया 6600, कुछ 50% जैसा रिटर्न हो गया। तो ऐसा होता है, लेकिन एक ही पोलीकैब या पीडीलाइट में आपने पैसा लगा दिया और आपको कुछ न्यूज़ पता है, न्यूज़ होता है, सच साबित होती है, लेकिन यार ये कोई सट्टा बाज़ार नहीं है कि मैं एक सट्टा खेलता हूँ कि मुझे लगता है, जैसे कि आपको लगता है कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा, आपको लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अभी सबसे बेस्ट टीम है, वही दोनों में से एक फाइनल में आएगी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी भी गेम चेंज हो सकता है। अभी कथा पूरी हो गई है, तो अभी कथा का चिंतन करेंगे और कथा के चिंतन में हम बात करेंगे कि सबसे पहले कथा के चिंतन में क्या होता है कि हम आपका क्वेश्चन लेते हैं और उसका आंसर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना क्वेश्चन डालें, मैं ज़रूर लूँगा आपके क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, इलेक्शन में सब पार्टियाँ, नहीं ये तो क्वेश्चन हमने पहले ले लिया है, ओके, ये भी क्वेश्चन हमने नहीं लिया है। सर, जीडीपी नंबर अच्छा है तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आता है? ओके, आपने सुना होगा कि 8.4% या 8% का जीडीपी ग्रोथ रेट अभी चल रहा है और कंपनियों के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं और कुछ लोग सुन रहे हैं कि कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो देखो, इसका बात आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि जीडीपी ग्रोथ अच्छा है इसका मतलब सारी कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, वो ज़रूरी नहीं है। वो अपने दिमाग में डाल दो, समझ में आया? ओवरऑल रिज़ल्ट सबका अच्छा आएगा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कंपनी लिया है वो एकदम तोड़ फोड़ रिज़ल्ट देगी। किसी भी कंपनी, जैसे कि एशियन पेंट हो, पीडीलाइट हो, टाइटन हो, कोई भी बड़ी कंपनी जो निफ्टी 50 में है, तो बड़ी कंपनी को बड़ा होने के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। और उसका पहला रीज़न ये है कि कुछ कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। उसका मेन रीज़न ये है कि ऐसा हो सकता है कि उनका मैनेजमेंट अच्छा ना हो, उनकी सप्लाई चेन अच्छी ना हो, या उनकी कमोडिटी प्राइसेस जो जहाँ से वो अपना रॉ मटेरियल लाते उसका प्राइसेस ऊपर चला गया, वो भी अफेक्ट कर सकता है। तो बहुत, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किसी स्टॉक्स को, किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट या ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा नहीं आना। ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जीडीपी ग्रोथ अच्छा आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि ये सब है ना मैनिपुलेट, मतलब ये सही आंकड़े नहीं है जीडीपी ग्रोथ रेट के। इस सब के बारे में मत सोचो, ये सब काम है इकोनॉमिस्ट का करने का। वो लोग जीडीपी ग्रोथ दे रहे, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अच्छा आ रहा है, उस पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट सबसे अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है, बाकी सब मार्केट नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट, शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम करे। ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर अच्छा काम कर रही है, अगर हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, देश के लिए फ़ायदा हो रहा है, तो पॉजिटिव बनो। ऐसे मत सोचो कि यार ये तो गलत आंकड़े हैं, नहीं 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 नहीं, पहले इतना नहीं आता था, अभी क्यों इतना आने, अभी इसलिए आने लगा होगा क्योंकि पूरा का पूरा देश का माहौल ही पॉजिटिव हो गया है। किसी को मिलो, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। तो उस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कौन सी कंपनी बाय कर रहे हो, अगर वो ईयर ऑन ईयर या क्वार्टरली बेसिस 20-30% से आपका नहीं बढ़ रहा है और आपको बहुत ही दो गुना 3 गुना कंपाउंड इफेक्ट जल्दी से करना है, तो वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो 20-30% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो 5000 कंपनियां हैं, किसी और में इन्वेस्ट करो। समझ में आया? ऐसे चक्कर में मत पड़ो जिसका कोई बेस ही नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं आ रहा है, ये सब गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमको मानना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर, इलेक्शन के दिन का वीडियो बनाना मार्केट कैसा रहेगा प्लीज़, लव फ्रॉम
कोलकाता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, ज़रूर बनाएंगे। इलेक्शन के दिन मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेके घर पे ही रहूँ और 1, 2 या 3 वीडियो बनाऊँ, कैसा चल रहा है मार्केट के बारे में, इलेक्शन का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है उसके बारे में। और मुझे भी एक्साइटमेंट है। सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा तो सेंसेक्स बहुत ऊपर चला जाएगा, उसी दिन चला जाएगा या उसके बाद चला जाएगा। ऐसा देखो, मार्केट अभी ट्रेंड ऊपर है, लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही चला जाए 1 महीने में, मतलब 5,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट या 3,000 पॉइंट। कभी कभी ऐसा होता है कि रिज़ल्ट अच्छा है तो जिसने पहले से पोजीशन बना के रखी है वो बेच भी सकते हैं, तो ज़्यादा लोग बेचने लगेंगे कि उनका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं था, उन्होंने कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग किया था, तो वो पैसे निकालेंगे। तो 1 महीने के लिए मार्केट थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है, लेकिन डाउन जाने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। लेकिन ऐसे मार्केट काम करता है, वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से 2-3 वीडियो डालूँ आधे आधे घंटे के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नमस्ते सर, आपका वीडियो मैं हर रोज़ देखता हूँ और मुझे इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट दोनों का नॉलेज आता है। हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपका इकोनॉमी का भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका स्टॉक मार्केट का भी ज्ञान बढ़ेगा। मैं अपने पिछले 11-12 साल का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। देखो, अभी ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि पहले क्या होता था कि लोग बुक्स पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ रही है वैसे वैसे हमारा काम तो आसान हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा समय अपने आप को नहीं दे सकते। किसी का कॉल आ जाता है, कोई ना कोई घर आ जाता है, तो ज़्यादा टाइम हमारे साथ नहीं मिलता है और ज़्यादातर लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते। तो इसी वजह से ऐसा हुआ है कि लोग यूट्यूब का वीडियो ज़्यादा देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने सुना है कि मेरा वीडियो सुबह जॉब जाते वक्त देख लिया या फिर शाम को घर जॉब से घर वापस आते वक्त देख लिया। तो हाँ, मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो सुबह शाम का, मैं ट्राई करूँगा अगर डाल सकूँ तो, या हर रोज़ एक वीडियो डालूँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और जल्दी से बढ़ेगा, क्योंकि मैं बहुत किसी एक टॉपिक में बहुत डीप नहीं चला जाता। मैं आपको उतना ही समझ देता हूँ जितनी आपको ज़रूरत है। देखो, स्टॉक मार्केट में चीज़ ये है कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी या पी रेशियो पे, मतलब पूरी की पूरी एक किताब पढ़ डालो या 10-12 घंटे का वीडियो देख डालो, लेकिन पी रेशियो को सिंपल सी समझने की चीज़ ये है कि पी रेशियो क्या है। कोई लड़का या लड़की है, उसकी ब्यूटी कैसे डिफाइन करोगे कि ये लड़का बहुत ही अच्छा दिख रहा है या ये लड़की बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो इसी तरह से किसी स्टॉक्स का पी रेशियो ये बताता है कि वो स्टॉक्स कितना अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की या लड़का मुझे अच्छा लगे तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं भी लग सकता। उसी तरह से किसी स्टॉक्स का पी रेशियो बहुत हाई है, उसका यूजुअली मतलब ये होता है कि वो स्टॉक्स अच्छा होगा तभी हाई हुआ होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेटर्स लोग भी स्टॉक्स का पी रेशियो हाई ले जाते हैं और फिर सब लोग मार्केट में उस स्टॉक्स में घुसते तब वो पैसा निकाल देते। तो उस सब चीज़ों से भी समझना चाहिए। लेकिन बेसिकली पी रेशियो यही होता है कि 20-30 के नीचे पी रेशियो है तो सस्ता है। अगर वो कंसिस्टेंटली 3-4-5 साल से वो कंपनी ईयर ऑन ईयर 20-30% से बढ़ रही है और अच्छा मैनेजमेंट है, उसका लॉन्जिविटी, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी फ्यूचर में, ये भी आपको दिख रहा है, उसका क्वालिटी है, उसका ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, उसकी प्राइस पी रेशियो से अच्छी लग रही है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब पी रेशियो में इतना बहुत सारी बुक्स पढ़ने से नहीं, अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है बुक्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी ट्रेंड है कि कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज कैसे पा सके। तो मैं आपको बहुत हम्बली बोल रहा हूँ कि मैं ट्राई करूँगा आपको जितना हो सके मेरा स्टॉक्स मार्केट का ज्ञान है वो आपको दे सकूं। और हर रोज़ अलग अलग टॉपिक लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हर रोज़ किसी एक टॉपिक के बारे में ही बात करते रहे। तो आपको हर रोज़ मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही ब्रॉड माइंडेड स्टॉक्स मार्केट का ज्ञान आएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सर, अगर सब लोग बोल रहे हैं कि कंज्यूमर स्लो डाउन है तो पेज इंडस्ट्री नहीं चल रहा, पर इंडिगो एयरलाइंस क्यों चल रहा है? ओके, देखो, इंडिगो एयरलाइंस और पेज इंडस्ट्रीज़ दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस, पेज इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है वो अंडरवेयर सेल्स करती है, तो वो 200-300 का या 100 रुपये का जो भी प्राइस है वो बहुत पैसे खर्च नहीं करने पड़ेगी। इंडिगो एयरलाइंस बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। वो टिकट महंगी आती है कंपेरेटिवली अंडरवेयर और जो भी कंज्यूमर का छोटा छोटा जो प्रोडक्ट्स होता है,
FMCG बोल दो। तो अभी कंज्यूमर में स्लो डाउन है, ऐसा तुम मैं नहीं समझता कि कंज्यूमर में स्लो डाउन है। पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स में अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर उनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, अगर उनकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है, तो वो नहीं परफॉर्म करेगा, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा। और पेज इंडस्ट्री ऐसा भी सोच सकता है कि वो अपनी प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ा दी तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग कुछ मैन्युफैक्चरर चाइना से या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सस्ते दाम में वही क्वालिटी दे, तो वो लोग कस्टमर मूव हो जाए। तो पेज इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ने का सोच रहा होगा कि ज़्यादा प्राइसेस ना बढ़ाए। एयरलाइंस इसलिए बढ़ रही है कि इंडिया का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, सबको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ज़्यादा एयरलाइंस यूज़ करेंगे, क्योंकि सबका सोचना ये हो सकता है कि मैं टाइम कैसे सेव करूं। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई 5-6 करोड़ का बिजनेस रन करता है, तो उसको कोलकाता जाना है, तो पहले यूजुअली लोग ट्रेन को प्रीफर करते थे, अब लोग एयरलाइंस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि देखो ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग वाली चीज़ होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, इंटरनेट और ये सब नहीं था, उसकी वजह से हम लोग ऐसा सोचते थे कि सब लोग यूजुअली ट्रेन से जाते थे, क्योंकि सब लोग ट्रेन से जाते थे, और इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब नहीं होता था। अब क्या होता है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यूथ भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि देखो ये महीने का 50,000 कमाता है और साल में दो बार एयरलाइन से गोवा या बाहर की कंट्री में घूमने जाता है, या इंडिया के किसी भी पार्ट में घूमने जाता है। तो हम भी सोचने लगते हैं कि ओ मैं तो 80,000 कमाता हूँ महीना का, तो फिर मैं क्यों घूमने ना जाऊँ। तो इस वजह से भी एयरलाइंस का ग्रोथ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर स्लो डाउन है तो पेज इंडस्ट्री स्लो डाउन रहेगा। पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको ये देखना है कि मुझे ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर डिफरेंट म्यूचुअल फंड ने ये टारगेट दिया है इस स्टॉक्स का कि ये एक्सपेक्ट किया है कि ये स्टॉक्स 20% का ग्रोथ देगा या 30% का ग्रोथ देगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको किसी और अच्छी कंपनी को लेना है। समझ में आया? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टॉक्स में सारा टाइम वेस्ट करते रहो या बहुत बड़ा पैसा डाल दो। डाइवर्सिफाई रहो, वही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर कल का वीडियो बनाएंगे। सर, मोदी जी PSU स्टॉक को क्यों प्रमोट करते रहते? देखो, मोदी जी क्यों प्रमोट नहीं करते वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत ये है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से PSU स्टॉक बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत 1-2 साल पहले शायद मोदी जी ने संसद में, पार्लियामेंट में ये बोला था कि विपक्ष जो भी बोल रहा है वो स्टॉक, आपने जो स्टॉक नहीं लेने को बोल रहा है, अगर आपने वो स्टॉक ले लिया तो आप बहुत पैसे कमाओगे। मतलब विपक्ष यूजुअली बोलता है कि PSU मत लो या अदानी या रिलायंस मत लो। तो मोदी जी का कहने का मतलब ये था कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो अच्छा काम करने का मतलब क्या होता है कि वो मोदी जी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट सारे PSU बैंक जो भी PSU कंपनियां होगी उस पर अच्छे से नज़र रखेंगे। अगर वो प्रॉफिट नहीं कर रही है तो उस पर उनके मैनेजर को या CEO को बोलेंगे कि क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, हमको रीज़न बताइए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। तो उसकी वजह से, ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं उस वजह से ही वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। दूसरा रीज़न, मतलब पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मोदी जी की गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स को वॉच कर रही है क्लोजली। जहाँ भी उनको लगता है वो इश्यूज जल्दी से फिक्स करते हैं। उसकी वजह से PSU सबसे पहले आया होगा, क्योंकि PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनियाँ। तो उन्होंने बातचीत, मीटिंग किया होगा कि क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि PSU ने अच्छा परफॉर्म किया, तो अच्छी बात है। और देखो, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि क्या मैं PSU स्टॉक्स ले लूँ, कि मोदी जी बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि 2047 तक मोदी जी रहेंगे, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट रहती है और मोदी भी, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी भी अच्छा लंबा जिए, तो क्या मैं PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूँ? तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी जिस हिसाब से बढ़े उसी हिसाब से बढ़ेंगे। चांसेस है, मुझे लगता है चांसेस है। 2047 ये बहुत लॉन्ग व्यू है, और इसी तरह से गवर्नमेंट काम करती रही तो PSU अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अभी बहुत अच्छा क्यों परफॉर्म किया है? क्योंकि पहले PSU बहुत घाटा करती थी, तो उनका स्टॉक प्राइस बहुत ही लो रहता था। ठीक है, अभी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट, ईयर एंड रिजल्ट अच्छा आया तो वो स्टॉक्स भागने लगे, तो जल्दी से बढ़े, तो और इन्वेस्टर आए और बढ़े। तो फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है PE रेशियो का, कि जब 60, 70, 80, 90 ऐसा महंगा हो जाता है स्टॉक्स, तो फिर वो ऊपर जाना बंद कर देगा। फिर क्या होगा, जैसे जैसे अर्निंग्स आती रहेगी, 20-30% का ग्रोथ होता रहेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे
आगे बढ़ता रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि डी मार्ट 6,000 का स्टॉक चला गया 3,000 और अभी कुछ 4,700 के आसपास है। तो जब पी रेशियो बहुत ही हाई चला जाता है तो वो स्टॉक्स नीचे जाता है, या फिर नीचे जाके फिर जब ऊपर आता है तो वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है, अनटिल एंड अनलेस इसमें 70-80% का ग्रोथ, ऐसा जैसे कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20-30% का ग्रोथ आएगा, लेकिन डीमार्ट ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाला कि वो 70-80% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करने लगे या ईयर ऑन ईयर, तो फिर उसका स्टॉक्स पी रेशियो हाई होगा तो भी ज़्यादा पी रेशियो और बढ़ेगा और स्टॉक प्राइस भी ऊपर होगी। इसी तरह से मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चन डालें, मैं आपके क्वेश्चन ज़रूर लूँगा। और ये भी चीज़ है कि अगर आपको मेरा स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स फॉलो करता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं, या फिर मेरे पोर्टफोलियो में भी ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन आपको समझना हो, एनालिसिस करना हो, उसके लिए आपको देखना हो कुछ, तो मैंने अपने स्टॉक्स की या म्यूचुअल फंड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने डाल दी है, तो आप ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि, बाय बाय।